तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम एसएससी जे 2025 की जो 4 दिसंबर की शिफ्ट है उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके क्वेश्चन पेपर में जो पहला क्वेश्चन था वो था टू कपल्ड इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आर मेजर्ड टू बी 150 माइक्रोहेनरी एंड 80 माइक्रोहेनरी फॉर अ सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग कनेक्शंस। तो दिया है कि व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन बिटवीन द टू इंडक्टर। तो हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है दो कंडक्टर के बीच का। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक देखिए सीरीज एडिंग के केस में ज़्यादा होगा, कितना है 150 है, और सीरीज अपोजिंग के केस में हमारा 80 मिली हेनरी। तो हमें एम की वैल्यू बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है सीरीज एडिंग का, एल, एडिंग के लिए ए लिखता हूँ, हाँ, सीरीज एडिंग एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, यहाँ पर मतलब पहले वाले का इंडक्टेंस, दूसरे वाले का इंडक्टेंस, और दोनों का जो इंडक्टेंस है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और अपोजिट वाले केस में एल ओ लिख दिया मैंने। इसमें देखिए L1 और L2 तो ऐड होगा ही, L1 प्लस L2 ऐड होता है, लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या दी है, हमें एडिटिंग वाले के केस में दी है 150 और सब्ट्रैक्टिंग वाले के केस में दी है 80। तो देखिए दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए, तो हमें यहाँ पर m की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम इसके साइन चेंज करते हैं। पहले ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, यहाँ पर L1 प्लस L2 और L1 प्लस L2 कर देंगे, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस टू एम आ जाएगा 4M इज इक्वल टू, यहाँ पर 150 में से 80 को माइनस करेंगे, ये 80 है, 150 में से 80 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 70। ठीक है, तो यहाँ से 4M इज इक्वल टू 70 आ गया। तो 4M इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से M म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, M इज इक्वल टू 70/4। ठीक है, तो 70/4 हो जाएगा आपका 35, इसका आधा होता है, 35 का आधा 17.5 आ जाएगा 17.5, और ये मिली हेनरी में थे तो मिली हेनरी में आ जाएगा। तो ये M की वैल्यू आ गई इंडक्टेंस, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू 17.5। देखिए डी आंसर है। तो यहाँ पर सीरीज एडिंग के केस में यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये ऐड हो जाता है, और सब्ट्रैक्शन के केस में माइनस हो जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, ये आपका कलर बैंड पर है, जिसमें आपका आर ऑरेंज मतलब रेड ऑरेंज और गोल्ड दिया है। तो पूछा है कि इसका टोटल आर कितना होगा और टॉलरेंस के साथ। ठीक हो गया, तो हमारा जो कलर बैंड होता है ना, देखिए ये हमारा डायोड है, डायोड में 4 बैंड होते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। जैसे ये 2 रेड है, एक ऑरेंज की जगह मैं येलो ही बना देता हूँ और एक गोल्ड की जगह वाइट बना दिया। जैसे ये हमारे 4 बैंड होते हैं, तो पहला वाला बनाता है नंबर, डिजिट बताता है। ठीक है, पहला डिजिट बताता है, पहली डिजिट जो कलर होता है। सेकंड वाला भी बताता है डिजिट। ठीक है, जो थर्ड वाला होता है वो बताता है मल्टीप्लायर, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। और लास्ट वाला बताता है टॉलरेंस। तो किसी भी डायोड में 4 बैंड होते हैं, और 4 बैंड पहले के 2 डिजिट, फिर मल्टीप्लायर और लास्ट का टॉलरेंस बताएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया, देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा जो आपका इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ट्रिक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय। तो यहाँ पर इसी से काम चल जाएगा। ब्लैक का 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऐसे काउंटिंग होती है इनमें। आगे 0 से शुरू होते हैं, 3, ये 4, ये 5। इसके बाद आता है मल्टीप्लायर, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा गोल्ड और सिल्वर है, गोल्ड का टॉलरेंस होता है 5%, टॉलरेंस कह रहा हूँ, गोल्ड का टॉलरेंस 5%, और हमारा सिल्वर का जो होता है टॉलरेंस वो हमारा होता है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमें रेड ऑरेंज और गोल्ड। तो रेड का क्या है, पहले डिजिट, रेड के लिए डिजिट है हमारी 3। तो 2 बार 3
रेड के लिए हमारे पास 2, सॉरी ये यहाँ पर 2 लिखा है, तो रेड के लिए 2, तो रेड के लिए 2 हो गया और ऑरेंज के लिए 3 है। ऑरेंज का हमें क्या जानना है, मल्टीप्लायर, मतलब 10⁻3। और हमारा गोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, टॉलरेंस 5%। तो आइए इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। तो क्या दिया था, रेड 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 रेड, ऑरेंज और गोल्ड। ठीक है, तो रेड की वैल्यू पहले वाले की 2, सेकंड वाले की भी रेड की वैल्यू 2। ऑरेंज मतलब मल्टीप्लायर किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑरेंज का क्या आ जाएगा, इंटू 10⁻3। ठीक है, और गोल्ड क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस कितना होगा, मतलब कितना ऊपर या नीचे हो सकता है, प्लस माइनस। गोल्ड के लिए होता है 5%। तो इसमें वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा 22 इंटू 10⁻3 प्लस माइनस 5%, इतना टॉलरेंस है। 22.3, ये देखिए 22 इंटू 10⁻3 मतलब किलो में चला जाएगा ये, तो 22 किलो ओम प्लस माइनस 5%, इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ओम है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10⁻3 मतलब किलो में है ये। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश सेकेंडरी बैटरी फ्रॉम प्राइमरी बैटरीज। मतलब सेकेंडरी बैटरी और प्राइमरी बैटरी में जो मेन वो है आपका डिफरेंस, वो क्या है, यहाँ पर वो बताने, सिंपल सी बात ही कही है। तो ऑप्शन दिया है, दे यूज़ अ सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड दिया है, दे आर मोर एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर। थर्ड दिया है, दे आर रिचार्जेबल। और फोर्थ दिया है, दे हैव आ लोअर वोल्टेज आउटपुट। तो हमारी जो सेकेंडरी बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी SC लिख दिया मैंने, सेकेंडरी बैटरी SB, सेकेंडरी बैटरी, इसको हम वापस से चार्ज कर सकते हैं, मतलब रिचार्ज की सुविधा इसमें रहती है। एक बार अगर हमारी ड्रेन हो जाए बैटरी, तो हम दोबारा से चार्ज करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम इसको आपको सेकेंडरी बैटरी को दोबारा से हम चार्ज करने की इसमें सुविधा होती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल लिख लीजिए अगर आपको चाहिए तो। लिथियम आयन बैटरी, जो हमारी Li बैटरी होती है, जो हमारे फ़ोन और कार वगैरह में लगती है, वहाँ पर रिचार्जेबल बैटरी काम आती है। तो ये अगर एक ड्रेन हो जाए तो हम इसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइमरी बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी आपका वन टाइम के लिए होती है, मतलब यूज़ करो और फेंको। ठीक है, तो इसको हम चार्ज नहीं कर सकते, मतलब रिचार्ज इसमें नहीं होता है। इसका अगर आप एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जिंक कार्बन बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अ बैटरी विथ अ ओपन सर्किट वोल्टेज है 12 वोल्ट एंड अ टर्मिनल आर की वैल्यू दी है आपका 0.1 ओम इज कनेक्टेड टू अ लोड विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.9 ओम, व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन कनेक्टेड टू द लोड। तो हमें जब वो बैटरी लोड से कनेक्ट होती है तो उसमें हमें यहाँ पर इसके टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, VOC, मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज दिए, लिख देता हूँ मैं आपको, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट। इंटरनल R की वैल्यू हमें दी है 0.1 ओम। और इसके अलावा हमें टोटल जो ये टोटल R की वैल्यू है, मतलब R की जो यहाँ पर वैल्यू दी है जो सर्किट के है, वो 1.9 ओम है। तो हमारा टोटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R टोटल हो जाएगा आपका R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मतलब 1.9 प्लस 0.1, ये आ जाएगा 2 ओम। रेजिस्टेंस है तो यूनिट ओम में होगी, तो ये 2 ओम आ जाएगा। तो इसके थ्रू अगर हम करंट देखेंगे तो करंट कितनी फ्लो हो जाएगी, I इज इक्वल टू VOC ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RT। ठीक है, VOC अपॉन RT। VOC हमारा कितना है 12 वोल्ट, और RC मतलब RT है हमारा 2 ओम, तो ये आ जाएगा करंट की वैल्यू 6 एम्पियर। हमें बताना क्या है, टर्मिनल हमें वोल्टेज बताना है। ठीक है, तो इसको मैं अगले पेज में करता हूँ। तो वोल्टेज बताने के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज है VT, टर्मिनल वोल्टेज के लिए T मैंने इसमें सफिक्स लिया है, क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज है इज इक्वल टू VOC माइनस I इंटू R। ठीक है, करंट और इंटरनल R की वैल्यू आ गया। तो ओपन सर्किट वोल्टेज है हमारी 12 वोल्ट माइनस करंट, करंट हमने कितना निकाला 6 एम्पियर, और R की वैल्यू क्या है, इंटरनल R की, वो है 0.1। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 0.6, तो टर्मिनल में कितना वोल्टेज आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 14.4 वोल्ट, नहीं 11.4 वोल्ट।
एक बार मिटा देते हैं, 11.4 वोल्ट। तो ये हमारा टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा VT। यहाँ पर R के कारण जो ड्रॉप हुआ है वो 0.6 वोल्ट का हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 11.4। देखिए C बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन अ कॉम्प्लेक्स सर्किट 2 parallel branches are connected to a 10 ampere current source. A branch has a 4 ohm और अदर branch is 6 ohm। तो पूछा है कि करंट फ्लोइंग बतानी है 6 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। तो आपको इसका मैं एक बार डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो हमें हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया है हमारा एक 10 एम्पियर का सोर्स है, 10 एम्पियर का सोर्स है ये, और 2 ब्रांच है पैरेलल में, एक का है 4 ओम, एक का है 6 ओम। ये 4 ओम और ये 6 ओम। तो इसने यहाँ पर करंट पूछे 6 ओम में करंट कितनी रहेगी, ये I6 एम्पियर, I6 एम्पियर में कितनी आएगी। तो इसके लिए हम करेंगे करंट डिवाइडर रूल, CDR लगाएंगे। ठीक है, CDR क्या होता है, आपका जो टोटल करंट है वो इनटू जिसमें निकालनी है उसके उल्टे वाले को हम लेंगे न्यूमिनेटर में, और बाकी इन दोनों का सम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, मैं अगले पेज में दिखाता हूँ आपको। तो हमें I6 ओम में वैल्यू बतानी है, करंट की वैल्यू 6 ओम में कितनी आएगी। तो टोटल करंट जो सप्लाई का करंट है IS इंटू 6 ओम में करंट निकालें तो उसके अपोजिट वाला लिखेंगे R2, और टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। सप्लाई करंट है हमारा 10 एम्पियर, R2 मतलब जिसमें निकालनी है उसका अपोजिट 6 में निकालनी है, तो दूसरा क्या था 4 ओम, 4 आ जाएगा अपॉन 4 और 6 दोनों का सम, 6 और 4 आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो हमारी आ जाएगी 4 एम्पियर। तो 6 ओम में कितनी करंट फ्लो होगी, 6 ओम में हो जाएगी हमारे 4 एम्पियर करंट फ्लो, 6 ओम में 4 एम्पियर। सी आंसर सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अ मोटर ड्रॉस अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, फ्रॉम अ 240 वोल्ट सोर्स फॉर 30 मिनट, व्हाट इज़ द एनर्जी कंज्यूम बाय द मोटर इन जूल्स। हमें एनर्जी बतानी है जूल्स में। ठीक हो गया, इसके लिए हम तो सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं। एनर्जी क्या होता है, हमारी एनर्जी होती है पावर इंटू टाइम, मतलब P इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है एनर्जी का। यहाँ पर पावर क्या होती है, पावर हमारी होती है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट को, प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो यहाँ से पहले हम पावर निकाल देते हैं। हमें वोल्टेज दिया है और करंट दिया है, तो वोल्टेज है हमारा 240 वोल्ट। ठीक है, करंट है हमारी 5 एम्पियर। तो 24 पंचे 120, 120 ही और 0 का 0, इतने वाट पावर आ गई हमारी। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम यहाँ पर इसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टाइम हमें कितना दिया है, 30 मिनट। 30 मिनट को हम पहले सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 30 मिनट को सेकंड में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 30 इंटू 60 हो जाएगा। तो 6 18 और 2 0 और आ जाएंगे, तो 1800 सेकंड आ गया। तो T की वैल्यू मिल गई हमें, P की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हम वैल्यू E की वैल्यू पुट कर देते हैं, E इज इक्वल टू PT। तो E इज इक्वल टू P क्रॉस T। ठीक है, पावर आई थी हमारी 1200 और ये 1800, ये 1200 वाट और टाइम है हमारा 1800। तो ये हो जाएगा हमारा 2160 और 1 2 3, 216 और 1 2 3 4, 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो 216000 जूल, 216 ये 2160000 जूल, 4 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। हमें देखना है एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी क्या होता है, हमारा पावर इंटू टाइम, और अगर हम पावर निकालेंगे क्या होता है, P जो हमारा होता है पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो हमारी पावर होती है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्राइमरी फंक्शन क्या है ये पूछ रहा है। तो दिया है टू कन्वर्ट AC पावर टू DC पावर, सेकंड दिया है टू जनरेट AC इलेक्ट्रिकल पावर, थर्ड दिया है टू चेंज द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन AC वोल्टेज,
और फोर्थ दिया है टू इंक्रीज और डिक्रीज द एसी वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो इसका क्या होगा सही आंसर? तो देखिए पहले हम देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। हमारा जो ट्रांसफार्मर जो हमारा डिवाइस है वो एक स्टैटिक डिवाइस है। देखिए इसकी कोर ऐसी होती है और इसमें हम लोग क्या कम करते हैं, इसमें हम लोग प्राइमरी साइड में हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट करते हैं। तो इसके बीच में हमारे मैग्नेटिक सर्किट होता है। ये हमारा मैग्नेटिक पाथ है और ये जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर ये हमारा ट्रांसफ़र करता है पावर को। इट्स ट्रांसफ़र पावर। ठीक है, फ्रॉम वन सर्किट, मतलब यहाँ वाले सर्किट से यहाँ वाले सर्किट में पावर को पहुँचा रहा है विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन देम। देखिए इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ इनके बीच में मैग्नेटिक का कनेक्शन होता है। तो ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस विच कैन ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वेंसी एंड पावर रेटिंग। ठीक है, तो मतलब हमारी पावर कांस्टेंट रहती है। मतलब इनपुट में जो हमारी पावर है वो आपका V1 I1 वो हमारी V2 I2 के बराबर रहती है। समझे आप? अगर माना हमारा ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर V1 की वैल्यू पहले कम है और सेकंड टाइम में हमारी V2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि स्टेप अप है तो पहले वाले में कम है और सेकंड में इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें बराबर करना है, कांस्टेंट करना है। तो पहले टाइम में करंट ज़्यादा होगा और इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? हमारे वोल्टेज और करंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के यूज़ से। ठीक है, तो ये क्या करता है? टू इंक्रीज और डिक्रीज एंड एसी वोल्टेज और करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। देखिए कन्वर्ट तो बिल्कुल नहीं करता है, बाकी जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, ऑल्टरनेटर करता है वो काम। टू चेंज फ्रीक्वेंसी नहीं करता, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में ये एक सोर्स से दूसरी जगह आपको पावर ट्रांसफ़र करता है। तो आप समझ गए होगे इसको। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में कौन डिस्क्राइब कर रहा है? पहला ऑप्शन है दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ टर्न। सेकेंड दिया है दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। थर्ड दिया है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और फोर्थ दिया है दे आर इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसका आंसर मैंने अभी बताया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या? दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड बट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड। जैसे मैंने आपको ट्रांसफार्मर का टैंक दिखाया था ना, कोर दिखाई थी, ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की कोर में ये जो हमारा प्राइमरी साइड है, तो ये बीच में हमारी कोर है। ये कोर में हमारा फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, कोर में हमारा फ्लक्स इस्टेब्लिश होता है और ये कोर के यहाँ इसके दोनों लिम्ब में यहाँ पर वाइंडिंग प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाइंडिंग इधर है और ये वाइंडिंग इधर है। ठीक है, तो ये दोनों वाइंडिंग देखिए, ये दोनों वाइंडिंग आपस में तो कनेक्ट नहीं है। देखिए ये वाइंडिंग यहाँ पर है और ये वाइंडिंग यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड वाइंडिंग है। लेकिन मैग्नेटिकली, देखिए मैग्नेट के थ्रू, जो फ्लक्स के थ्रू है, ये उसके थ्रू कनेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। मैग्नेटिकली तो लिंक्ड है, पहली वाली कॉइल और दूसरी वाली कॉइल मैग्नेटिकली लिंक्ड है, लेकिन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ एडी करंट इन अ ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर में जो एडी करंट होता है उसका मुख्य कारण क्या है? उसके मुख्य कारण से कौन सी हानि होती है? टू हीट जनरेट बाय द लोड। सेकेंड है द फ्रिक्शन बिटवीन द वाइंडिंग एंड द कोर। थर्ड दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। और फोर्थ दिया है आपका द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। तो हमारा जो कोर है ना, मैं आपको कोर बना के दिखाता हूँ एक बार। तो वापस से कोर बनाते हैं। तो ये है हमारी कोर। देखिए कोर हमारी किसकी बनी होती है, पहले हम इसको देखते हैं। जो हमारी कोर बनी रहती है, ये हमारी बनी रहती है CRGO, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील। इसकी हमारी कोर बनी रहती है। स्टील का क्यों यूज़ करते हैं? स्टील का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि इसकी परमेबिलिटी अच्छी हो सके, परमेबिलिटी हाई हो सकता है, जिसके कारण फ्लक्स अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाए, फ्लक्स को अच्छा पाथ पर प्रोवाइड हो। और हम सिलिकॉन इसलिए ऐड करते हैं ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाए, pH की वैल्यू कम हो जाए,
पीएच लॉस जो हमारे कम हो जाए, इसलिए हम सिलिकॉन ऐड करते हैं। लेकिन सिलिकॉन हम ओनली 4 to 5% ऐड करते हैं। अगर हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो हमारी कोर जो है ब्रिटल हो जाएगी और टूट जाएगी। और बाकी CRGO क्या है, CRGO एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारे कोर का निर्माण करते हैं। ये क्या होता है, कोल्ड रोल, कितने बार एग्जाम में पूछा है, तो लिख लीजिए आप, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। तो एक प्रोसेस है, इसमें हम ठंडा रोलर जो होता है हम उसको चलाते हैं इलेक्ट्रिकल सीट, मतलब जो हमारी ये सीट है इसके ऊपर हम ठंडे रोलर प्रोसेस को हम सीट के ऊपर चलाते हैं। और ग्रेन जैसे गेहूं के दाने नहीं होते हैं, हम उसके हिसाब से यहाँ पर हम जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं तो उसके हिसाब से परमेबिलिटी बढ़ती है। जैसे मैं आपको अगली स्लाइड में एक बार समझाता हूँ इसको हल्का सा। तो जैसे ये हमारी कोर है, देखिए ये हमारी कोर है ना, तो कोर का जो ये वाला पार्ट है पहले वाला, ये इसको कलर चेंज करता हूँ, ये तो हम इसमें रोलर ऐसे चलाते हैं कि इसकी परमेबिलिटी यहाँ की ओर को बढ़े, और इस साइड में हम ऐसे चलाते हैं इसकी परमेबिलिटी यहाँ की ओर को बढ़े, और रोलर हम इस डायरेक्शन में चलाते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम चलाते हैं तो रोलर उसी डायरेक्शन में चलने के कारण वहाँ की ओर की परमेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड एक प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमारे आयरन के ऊपर होती है, मतलब ये हमारे मेटल के ऊपर होती है, मेटल शीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि एडी करंट इन ट्रांसफार्मर क्यों होते हैं। तो एडी करंट जो होते हैं वो हमारे एक टाइप के क्या होते हैं, आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस के अंदर दो लॉस आते हैं, एक हिस्टेरेसिस और एक एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस तब आते हैं जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई एम है जब चेंज करता है समय के साथ, मतलब फाई एम साइन ओमेगा टी जब चेंज होता है तो इसके कारण फैराडे लॉ के हिसाब से इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ फ्लो हो जाता है, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होती रहती है जो एक सर्कुलेटिंग नेचर की होती है, इसलिए इसको एडी करंट बोलते हैं। सर्कुलेटिंग नेचर की करंट के कारण इसको हम एडी करंट बोलते हैं। ये ऐसे करके कोर में फ्लो होती है, ये तो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कोर को बनाते हैं लैमिनेटेड, ताकि हम इसको पतली पतली पत्तियों का कोर बना के एक साथ इसको फिर हम रिविट से हम इसको सोल्ड कर सकें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर कोर का चेंज होता है तो यहाँ पर लॉस होते हैं। देखिए जब हमारा फाई चेंज होगा तो इसके कारण एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और इंड्यूस ईएमएफ से जो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो क्या करेगा, एडी करंट, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो I²R लॉसेज होंगे, और वही हमारे I²R लॉसेज को हम कम कराते हैं आपके लैमिनेशन के थ्रू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग इन अ कोर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिया है इन अ डीसी जनरेटर व्हाट इज द प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन डीसी जनरेटर में कौन डिटरमाइन करता है, कौन सा लॉ। पहला दिया है द राइट हैंड थंब रूल, सेकंड दिया है ओम्स लॉ, थर्ड दिया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और आपका फोर्थ दिया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए जो हमारा डीसी जनरेटर है ना, डीसी जनरेटर है, ये क्या करता है हमारा, आप देखिए GENERATOR। तो मैंने तो इसको ऐसे याद करा है क्योंकि जनरेटर में दो बार क्या आता है, आर आता है। देखिए आर दो बार आता है, तो इसलिए मैंने ये याद कर रखा है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मैंने ऐसे याद कर रखा है। और हमारा जो आपका डीसी मोटर है, मोटर को हमने राइट को यहाँ दे दिया, तो लास्ट में क्या बचा हमारा, लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर हमारे काम आता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो जनरेटर के लिए है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, क्योंकि हम दो आर आए हैं इसलिए मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है, और डीसी मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल। बाकी जनरेटर और मोटर के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए जो हमारा ये मशीन है, सपोज ये मशीन है हमारी, ये है हमारा जनरेटर और ये है हमारी मोटर, ठीक है, जनरेटर और मोटर। तो हमारे जनरेटर में हम इनपुट साइड में क्या देते हैं और आउटपुट में क्या मिलता है, हमें इसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये इनपुट पोर्ट है, ये इनपुट और ये आउटपुट। सेम इसके केस में भी ये हमारा इनपुट और ये आउटपुट। तो जनरेटर के केस में हम मैकेनिकल सप्लाई एज अ इनपुट देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ मोटर हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और हमें यहाँ पर मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल मोटर और जनरेटर के बीच का।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।